जब मैं 10वीं में था तो पिताजी चल बसे थे 95 में। तो परिवार की पूरी जिम्मेवारी, मेरे जो ब्रदर हैं वो 6ठी और 7वीं में थे, उनको पढ़ाने का, एजुकेशन के साथ आगे ले जाने का और समाज में स्थापित व्यवसाय कराने का पूरा स्ट्रगल हमने किया है। किस सन में बिजनेस की शुरुआत की थी? क्या सुनने में आया था कि बिजनेस में पहली बार सफलता नहीं मिली, तो वो दौर स्ट्रगल का कैसा था? देखिए 2001 में मैंने गांव से आकर जब व्यापार करना शुरू किया तो निश्चित तौर पर इतनी समझ नहीं थी। किसान का बेटा था, कोई डॉक्टर या इंजीनियर तो था नहीं। तो झटके लगे, नुकसान हुए, लेकिन मैं खड़ा रहा। तो धीरे धीरे फिर एक समय आया कि 2003 में मेरी शादी हुई और शादी होने के बाद फिर बिजनेस में, व्यापार में स्टेबिलिटी आई। राजनीति में कैसे मनाया? अभी हमने राजनीति सेवा करनी है, वैसे उस समय हार नहीं महसूस हुई भी? इतना बड़ा 80 लाख का घाटा उस समय में, और आदमी कहते हैं ना टूट के बैठ जाता है, मतलब गिर जाता है जमीन पर, बैठना भी नहीं, गिर जाता है। देखियो, मैंने एक चीज सीखी है। एक बार एक फसल लगती थी पूसा बासमती, ठीक है, और वो हमारी सारी खराब हो चुकी थी, बिल्कुल। एक बीमारी थी वो उसमें आ गई, वो बिल्कुल खत्म हो गई। और मेरे पिताजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक ही फसल खराब हुई है, आगे फिर करेंगे। तो वो किसान के बच्चों को जो परिवार से वो धारणा मिलती है, जो वो संस्कार मिलते हैं, कोई बात नहीं अगली बार फिर, क्योंकि हर 6 महीने में वो फसलें लगती हैं। कभी अच्छी होती है तो कभी नुकसान हो जाता है, लेकिन किसान कभी हिम्मत नहीं हारता। तो वहां से सीखकर हमने एक ही बात सीखी है कि ईमानदारी से अपने जज्बे के साथ आप काम करते रहो तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी मिलेगी। सबसे पहला पद जो 99 में मैंने इंडियन नेशनल लोकदल में युवा उपाध्यक्ष का पद हल्का स्तर पर ग्रहण किया, और उसमें काम करते करते प्रदेश के उपाध्यक्ष तक युवा में मैं जाने का काम किया। कोई ऐसा मोड़ जो आज भी लगा हो, भाई मैं कर बहुत बेटर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका पार्टी की तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है, या मेरे स्ट्रगल को समझा नहीं जा रहा है, कुछ ऐसा पल भी आया लाइफ में? और राजनीतिक क्षेत्र में शोषण तो हुआ है, लेकिन अधिकार पहली बार भारतीय जनता पार्टी में मिला है। नमस्कार, मैं अरविंदर सिंह आपके साथ, और आप मेरे साथ देख रहे हैं द जीवनी शो। ये वो शो है जो एक्चुअल देखने के लिए, एक दर्शाने के लिए, एक दृश्य देखने के लिए हमने शो की शुरुआत की है। और आज मेरा पहला शो है, और मेरे पहले ही मेहमान जो है शहर की एक वैल्यूएबल हस्ती की अगर बात करूं, ईमानदार शख्स की अगर बात करूं, तो वो है डीपी चौधरी जी मेरे साथ हैं। तो आइए कुछ पल इनके साथ बिताएंगे, कुछ इनकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे, और एक वो पल जिसको आप भी जानना चाहते होंगे, क्योंकि डीपी चौधरी जी को आपने हर रूप में देखा है, चाहे बिजनेस टाइकून के रूप में देखा है, कहीं ना कहीं अगर आपने देखा हो तो आपने देखा है उनको एक राजनेता के रूप में देखा है, लेकिन अब की अगर मैं बात करूं तो आज रियलिटी जो है, एक छवि जो है, कितनी शुद्ध छवि इनकी है, वो आपको हम दिखाएंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार रविंद्र जी, आपका जी स्वागत है, क्योंकि आपने जीवनी शो के इस शुरुआत में ऐसे जनप्रतिनिधि का जीवन आम जन को दिखाने का काम किया, जिससे हर व्यक्ति समझ सके कि इनकी पारदर्शिता, इनकी नीयत और इनकी कार्यशैली कैसी है, व्यक्तित्व के साथ कैसे आगे बढ़ा जाता है। क्या बात है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आज का दिन पहला दिन है, पहले आप मेरे गेस्ट हैं, और दिल से खुशी है कि मैं उस शख्स का इंटरव्यू कर रहा हूं जिसको आवाम ने पसंद किया, और परमात्मा का आशीर्वाद भी आपके साथ है, क्योंकि आपकी नीयत जो है वो साफ है। देखिए, आप जैसे भाइयों का जो प्यार है जी, यही आगे बढ़ाने का काम करता है। जी, आज समाज का हर व्यक्ति, क्षेत्र का हर वासी, जिसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जी, सच्ची नीयत और लगन से हम उनके लिए दिन रात एक करने का काम करते हैं, और यही आशीर्वाद है कि वो हमें बढ़ चढ़कर आशीर्वाद देकर दिल से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो शुरुआत करें भैया, शुरुआत करते हैं। और बर्थ जो है, आपका जन्म वो कब और कहाँ हुआ? देखिए, मेरा पास ही गांव है खेड़ी रामनगर जी। किसान परिवार से हूँ जी। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी किसान रहे हैं, और उसी आंचल में मैं बढ़ चढ़कर, ग्रामीण आंचल में बढ़ चढ़कर मैंने आगे बढ़ने का काम किया है। क्या बात। उन सिद्धांतों को साथ लेकर चलने का काम किया है, क्योंकि एक देश का अन्नदाता
हर व्यक्ति को खुशहाल देखना चाहता है, मिल बांट कर चलना चाहता है, उसके सहयोग और समर्थन से चलना चाहता है, वही हमारे अंदर जो बुजुर्गों के, पुरखों के, पिताजी के, दादाजी के जो गुण हमारे अंदर आए, उसी से हम समाज में अपना कार्य कर रहे हैं। वैसे बातचीत अपनी लंबी होने वाली है, क्योंकि बर्थ से लेके हम आपकी स्ट्रगल तक आज जनता को दिखाने वाले हैं, क्योंकि जिन्होंने आपको स्पीच देते हुए देखा है वो आपको राजनेता के नाम से जानते हैं, जिन्होंने आपको बिजनेस में देखा है वो एक बिजनेस टाइकून के नाम से जानते हैं। आज हम सब कुछ दिखाने वाले हैं सर, खुल के बोलेंगे, खुल के सवाल पूछेंगे और मजा आएगा सर। घर पे कौन कौन है सर? देखिए, मेरे पिताजी जो अभी नहीं रहे, माताजी हैं, मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरे 2 भाई हैं, सुरेंद्र कुमार, रविंद्र कुमार, मेरी एक और बहन है, 2 बहनें, 3 भाई हम हैं जी। और आज परमात्मा की दया से मेरी धर्मपत्नी, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री और दोनों भाइयों की शादी, एक बड़ा पूरा संपन्न परिवार है। क्या बात। और हमारे चाचे ताऊ, मेरे पिताजी और 4 भाई हैं जी। 4 भाई थे, आज उनका एक परिवार, संयुक्त परिवार। आज भी हम को ये नहीं कह सकता कि हम अलग हैं। अलग हैं। बच्चे विदेशों में स्टडी कर रहे हैं, भाई विदेशों में व्यापार कर रहे हैं जी। तो पूरा परिवार भरा पूरा और संपन्न परमात्मा की मेहर से जी। आज एक समाज में जो इंसान की एक इज्जत बनती है, उस इज्जत के साथ अपना पालन पोषण कर रहे हैं। बड़े भैया, छोटे भाई जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक बड़े भाई का फर्ज निभाना, तो कहीं ना कहीं अड़चने तो आती हैं। मतलब एक बड़ी दीदी हैं, उनकी कमांड चलती है घर पे, और जो हमारे भाई हैं छोटे, उन्होंने भी आपकी कमांड को माना, तो किस तरह से ब्लेसेस जो हैं वो रहे? देखिए, मेरी बड़ी सिस्टर की शादी तो मेरे पिताजी के समय में ही हो चुकी थी जी। और उसके बाद जब मैं 10वीं में था तो पिताजी चल बसे थे 95 में। तो परिवार की पूरी जिम्मेवारी, मेरे जो ब्रदर हैं वो 6ठी और 7वीं में थे, उनको पढ़ाने का, एजुकेशन के साथ आगे ले जाने का और समाज में स्थापित व्यवसाय कराने का पूरा स्ट्रगल हमने किया है। और वहीं तक नहीं, पूरे परिवार को साथ लेकर, पूरे कुनबे को साथ लेकर, इवन रिश्तेदारों के बच्चों को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। तभी आज उन सब का प्यार और आशीर्वाद हम पर बरसता है। बस अब ऐसा कोई दिन जब स्ट्रगल करते हुए बाबूजी छोड़ के चले गए, सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो ये हो गई है ना। 10वीं में सर, 10वीं होती क्या सर? 10वीं में आजकल के बच्चे मोटरसाइकिलों पर घूमते हैं, फिल्में देखते हैं या एक अच्छी संगत करते हैं, और आप पे फिर सब जिम्मेवारी ऐसी आ गई जिस जिम्मेवारी को निभाना आपका फर्ज बन गया। माँ है, दीदी है बड़े, और उसके बाद छोटे भाई हैं, तो सर ऐसा कोई मोड़ जब परेशान हो गए यार? देखिए, मतलब उस भगवान को याद किया हो, भाई गॉड व्हाट आर यू डूइंग? परेशानी के मोड़ तो बहुत आए और जीवन में चलते रहे, लेकिन जो हौसला, जो हिम्मत, जो दादाजी और पिताजी के देखे हुए स्ट्रगल को याद करके और अपनी जिम्मेवारी का एहसास समझ के हमने अपने बचपन को छोड़ के एक कार्यशैली में अपने जीवन को ढाला है। पूरे परिवार को आगे ले जाने के लिए अपनी जिम्मेवारी समझते हुए ईमानदारी से काम किया है। कोई ऐसा पल जो एक प्रेरणा का स्रोत बने सबके लिए, लाखों लोग आपको देखेंगे कि मैं तो ऐसे मोड़ पे कहीं आप रुके हों जहां आपको वैसा पल याद हो? कई बार जीवन में एक ऐसा ठहराव आता था कि ये लगता था कि मानो कि आगे चल ही नहीं पाएंगे, लेकिन जब सोच के, समझ के और पूरी हिम्मत के साथ और आप सच्ची निष्ठा से जब आगे बढ़ते हैं, किसी कार्य को लेते हैं, तो मैं नहीं मानता कि दुनिया में कोई ऐसा कार्य जो ना हो। हर कार्य होता है, आपके अंदर लगन, ईमानदारी और काम करने का जज्बा होना चाहिए, और अपनी जिम्मेवारी के साथ आप उसमें दिन रात लगे रहे, कामयाबी आपको एक दिन मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा मेरे साथ हुआ है। भाइयों की पढ़ाई करवाई, भाइयों की पढ़ाई कराई, भाइयों को विदेश में एजुकेट कराया, यूरोप में, इटली में उन्होंने MBA किया, US में उनकी जॉब लगी। आज US में अपना ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाकर अपना एक अच्छा संपन्न व्यापार वो कर रहे हैं। लॉस एंजलिस में हमारा ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। तो ऐसे भाई परमात्मा सबको दे जो बिल्कुल राम लखन की तरह साथ मिलके हर आदेश को मानकर, हर बात को सिर माथे लगाकर साथ चलने का प्रण लेकर चले हुए हैं, और इसी से इंसान को अपने काम में, अपने घर में, अपने समाज में बरकत मिलती है। लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी की आपने बात की, आपके भाई हैं, बड़े भाई आप रामचंद्र जी के, मैं कहता हूँ एक आशीर्वाद आपके साथ है।
भाई साहब कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो जो बड़े भाई की स्ट्रगल आज का जो जमाना है वो भूल जाते हैं भाई कि नहीं यार कुछ नहीं, मैं खुद अब मैं यूएस में सेटल्ड हूँ तो अपनी मर्जी सेटल्ड हूँ, भाई आपने क्या किया मेरे लिए। तो उनके आपके लिए विचार कैसे हैं? देखिए, आज यूएस में होते हुए भी उनमें यूएस की कोई कार्यशैली नहीं है। आज भी अपने देश से, अपने गांव से, अपने परिवार से और भाइयों से, इनसे लगाव है। अगर मैं आज भी उनको कोई बात बोल लूं तो वो सामने से कोई जवाब नहीं देते, उसका हाँ में जवाब रहता है। क्या बात है। इसीलिए तो मैं खुशनसीब हूं कि आप जैसे भाइयों को और सभी भाइयों का अपने परिवार के साथ साथ मुझे जो आशीर्वाद मिलता है, सही है। उसी से समाज में काम करने का जज्बा आगे बढ़ता है। वैसे डिजर्व भी करता है आप, डिजर्व, क्योंकि मतलब ना वही एक छवि, राजनीति में आए तो एक साफ छवि के साथ आए, क्योंकि घर पे सब कुछ था, कमाने का लक्ष्य नहीं था कि मुझे राजनीति से घर पूरा करना है, कोई नीड नहीं है, ठीक है, मेहनत की, अपनी जो सरकार की तरफ से मिला वो लिया, और तो आशीर्वाद तो मिलना ही था भाई साहब। देखिए, कमाने का लक्ष्य नहीं था, लेकिन इंसान कमाने का लक्ष्य था। कमाए हैं, रिश्ते बनाए हैं, लोग कमाए हैं, मेरे अपने कमाए हैं, जो आज पीठ के पीछे भी मुझे सपोर्ट करने का, आशीर्वाद देने का काम करते हैं। और ये तब होता है जब आप जुनून के साथ आए हुए हर व्यक्ति की मदद करें, उसके काम को, उसकी भावना को और उसके सम्मान को ध्यान में रखते हुए जी जान से उसके साथ लगे, तो निश्चित तौर पर कामयाबी मिलती है, भगवान भी साथ देता है। साथ देता है। कहते हैं नीचे का प्लेग्राउंड अगर साफ है तो ऊपर से खैर डलती बिल्कुल डलती। भाइयों को आपने यूएस भेजा, बाहर से विदेश से जो है आपने स्टडी करवाई, एमबीए तक करवाई, आपकी स्टडी कहाँ तक रही? देखिए, मैं 10वीं में जब पिताजी चले गए तो मेरी स्टडी छूट गई थी, और परिवार के पालन पोषण में, खेती करने में मैं 2005 से 2000 तक गांव के अपने परिवार को समेटने में लगा हुआ था, उसको संवारने में लगा हुआ था, पिताजी की उन यादों के साथ खेत में काम करने में लगा हुआ था। मतलब 95 से स्ट्रगल शुरू हो गई थी? जी, मेरे पास जिम्मेवारी आ गई थी, क्योंकि बड़ा घर में मैं ही था जी। उसके बाद फिर मैंने दोबारा 10वीं की, और 10वीं करने के बाद मैंने साथ साथ फिर अपना व्यापार भी शुरू किया, और आज परमात्मा की दया से एक हरा भरा परिवार है, हरा भरा काम है, और समाज में मेरे हरे भरे साथी हैं जिससे राजनीतिक क्षेत्र में साथ लग के उनकी सेवा करने का काम मिला। स्टडी टाइम पे कोई ऐसे दोस्त याद हों जिनको मतलब कहीं ना एक बचपना भी होता है, 10वीं होती क्या भाई साहब, क्या है 10वीं, कुछ भी नहीं है, मतलब वो लड़कपन, और अच्छा अगर कहीं हम पढ़ भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं कहीं चीटिंग करते हुए दोस्त पकड़े गए तो बड़ी पेन हुई, यार ये लड़का बड़ा होशियार था और चीटिंग करते पकड़ा गया, प्रिंसिपल से सजा मिलेगी। कोई ऐसे दोस्त जिनसे घूमे फिरे, जिनके साथ कुछ ऐसा रहा, वैसा कुछ था? देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे दोस्त रहते हैं, और बचपन में इंसान थोड़ा अपनी यादों में, अपने दोस्तों में मस्त और चंचल तो रहता ही है। जी। तो ऐसे मेरे भी दोस्त, आज अनिल है साथ है, सुशील है, सुदेश है, तो उसी समय के दोस्त कमल है, उसी समय के दोस्त क्या है, बात संजीव इटली में है, रेणी है, विनीत है, ऐसे बहुत से मेरे साथी हैं जो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो विदेशों में है वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक पारिवारिक रिश्ता हमारा बना हुआ है, और आज भी पूरा मान सम्मान करते हैं, और कई बार बैठते हैं, विदेश में जाने का मौका मिलता है तो वहां उनके साथ बैठ के उन बचपन की यादों को याद करके एक मतलब हंसने का मौका मिलता है। यहाँ बैठ के भी कई बार जब सुबह शाम हम बैठते हैं तो ऐसी यादें ताजा होती हैं कि क्या समय था, जो समय था वो परमात्मा ने सदा बढ़ाने का काम किया। मतलब आज भी स्तंभ जो है वो साथ है, आप साथ है मेरे परिवार की तरह, मेरे जीवन के एक अंग की तरह। आज मेरा साथी जो मेरे से जुड़ा है वो मेरे से छूटा नहीं है, वो मेरे साथ चल रहा है, बढ़ रहा है, और इस संघर्ष में साथी बनकर काम कर रहा है। शादी कौन से सन में हुई? मेरी शादी 2003 में हुई। जब मेरी पत्नी घर में आई तो लक्ष्मी का रूप धारण करके आई। जय। उससे मेरा जो व्यापार था वो बढ़ने का काम हुआ, फिर पुत्र प्राप्ति हुई, उससे और व्यापार बढ़ने का काम हुआ, फिर मेरी पुत्री प्राप्ति हुई, परमात्मा ने हरा भरा परिवार दिया, उससे और ज्यादा व्यापार बढ़ने का काम हुआ, और राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी भाइयों के सहयोग से तरक्की करने का मौका मिला। परमात्मा का आशीर्वाद है कि भाइयों ने बहुत साथ दिया, आपने भाइयों का साथ दिया। धर्मपत्नी की तरफ से कैसा रहा भाई, क्या उन्होंने साथ दिया, किस तरह से आपकी स्ट्रगल में साथ में चले, या आप एक मुकाम पे पहुंच चुके थे जब आपकी शादी हुई, या स्ट्रगल में वो भी भागीदार थी? नहीं, मैं उस वक्त स्ट्रगल में था जब मेरी शादी हुई। मेरी पत्नी ने पूरे स्ट्रगल को देखा है, स्ट्रगल के साथ साथ समाज में बढ़ते हुए देखा है।
राजनीतिक क्षेत्र में भी, व्यापारिक क्षेत्र में भी, बिजनेस में भी। और आज उसने हर सुख दुख में साथ देखकर वो आज भी मेरे साथ खड़ी है। जिस दिन से साथ लगी थी आज भी पूरी श्रद्धा से। उसको पता है कि ये जो काम कर रहा है ये अपने लिए नहीं, ये अपनों के लिए कर रहा है। राजनीति में जो दौर आया, किसने प्रेरणा दी? घर में राजनीति तो कोई था नहीं, क्योंकि बाबूजी और दादाजी तो जो है वो किसान थे। राजनीति में कैसे मन आया, अभी हमने राजनीति सेवा करनी है? किस सन में राजनीति में आए? मेरे ताऊ जी चौधरी दलेल सिंह जी, जो मेरे सबसे बड़े ताऊ जी थे जी, उन्होंने वो चौधरी देवीलाल जी के साथ उनकी कार्यशैली में विश्वास रखते हुए उनके साथ पार्टी में काम करते थे। और उनकी इच्छा रहती थी कि जैसे मेरे परिवार में, गांव में, घर में जब भी कोई नेता आता था तो मुझे चाव रहता था आगे बढ़ के उसको जलपान देने का, चाय देने का, उसके साथ सती से श्रद्धा फोटो की बात खिंचवाने का, सेवा की बात करें, दिल। तो ताऊ जी जब भी किसी मीटिंगों में जाते थे तो मुझे ले जाते थे। क्या बात। उन्होंने राजनीतिक जो प्रेरणा, राजनीतिक जो हाथ पकड़ाने का काम किया, ये श्रेय मेरे ताऊ जी को जाता मेरे बड़े है, आपके बड़े ताऊ जी को जाता है, जो आज स्वर्ग में हैं, जो जिन्होंने पूरे परिवार को संभाल कर रखा है। उन्होंने कभी ये फर्क नहीं सोचा कि ये मेरा बेटा है या मेरा भतीजा है जी। ऐसी कार्यशैली और आचरण उनका रहा है। उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं विद्यार्थी काल में बजरंग दल का कार्यकर्ता रहा हूँ। ठीक है। बजरंग दल के कार्यकर्ता होने के नाते मैं, सुशील, अनिल, ये सब साथी जब मिलकर काम करते थे, सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ने का काम करते थे। कोई भी गांव में जग कराना, गांव में वैसे सोशल काम या शहर में कोई सोशल काम, हम सबसे आगे रहते थे। और फिर ऊपर से ताऊ जी का हाथ तो राजनीति के क्षेत्र में भी बढ़ता चला गया, क्योंकि इससे एक एहसास होता था कि कोई साथी काम के लिए आए और हम उसके साथ खड़े होकर उसका काम कराने का काम करें, उससे बड़ा पुण्य और सुकून कहीं नहीं है। सोच है वैसा। उसी प्रेरणा के चलते मैं आगे बढ़ता गया और आज आप लोगों के साथ मिलकर शुरुआत सौभाग्य की काम राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहला पद जो 99 में मैंने इंडियन नेशनल लोकदल में युवा उपाध्यक्ष का पद हल्का स्तर पर ग्रहण किया और उसमें काम करते करते प्रदेश के उपाध्यक्ष तक युवा में मैं जाने का काम किया। और आज भारतीय जनता पार्टी में जो अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपने कार्यशैली के साथ, अपने लोगों के साथ देश हित में काम करने का जो जज्बा आज अंदर है, तो राष्ट्र हित में सबसे बड़ी बात है। पहले स्ट्रगल परिवार को पालने की बाबूजी के जाने का गम, उसके बाद राजनीति में स्ट्रगल। कोई ऐसा मोड़ जो आज भी लगा हो भाई मैं कर बहुत बेटर रहा हूँ लेकिन मुझे उसका पार्टी की तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है, या मेरे स्ट्रगल को समझा नहीं जा रहा है, कुछ ऐसा पल भी आया लाइफ में? देखिए, राजनीति में क्या होता है कि जब आपके परिवार में कोई बड़ा नेता होता है तो उसकी संभावनाएं ज्यादा होती हैं। और ऐसा क्षेत्रीय पार्टियों में हमने देखने को भी मिला जी। लेकिन देश हित में और राष्ट्र हित में जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वो आम व्यक्ति को, गुणवान व्यक्ति को, जिसकी कार्यशैली में श्रद्धा, निष्ठा, ईमानदारी और भावना हो, उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। ये मैंने जीते जागते अपनी राजनीति में भी देखा, फील किया। तो जो 10वीं में साथ में दोस्त थे शुरुआत में, क्या राजनीति में भी आपने इतना बड़ा पद आप लेकर बैठे हैं, क्या उनके लिए भी कुछ ऐसा सोचा आपने, अच्छा सोचा, या आज भी स्ट्रगल के टाइम के वो साथ में हैं, उनकी याद जो साथ है उसका क्या बताएं? देखिए, हमारा जितने भी साथी हैं, हम एक विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि सेवा करना। अगर आदमी ने व्यापार करना है तो बिजनेस में पैसे कमाने का काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र एक ऐसा है कि अपने लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को, समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करना है, तो राजनीति में आगे बढ़ना पड़ेगा। और वो सब कड़ी बनकर मेरे साथ चले हुए हैं। हम अपना स्वार्थ नहीं देखते कि मेरे दोस्त का काम सबसे पहले ये नहीं देखते, और ये भली बात ही वो भी जानते हैं। और इस चीज का गिला शिकवा मैं शुक्रगुजार हूं परमात्मा का कि आज तक मेरे दोस्तों को नहीं हुआ। लेकिन मैं आगे बढ़ता समाज के लोगों का काम करता रहूं, और जब भी
मुसीबत का समय है, मैं उनको याद करता हूँ, मेरे सामने कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, मेरे साथ चलकर हर मुश्किल समय में साथ देने का काम करते हैं, गिला शिकवा नहीं करते कभी। मतलब प्योरिटी नहीं दी कि मेरा दोस्त है इसका पक्ष में पहले रखूं या इसको ये बेनिफिट दूं, वो नहीं, जो जेन्युइन डिजर्व करता है जो वही डिजर्व करता है उसको दिया, जो योग्य है और जो व्यवहारिक है उसी। अगर हम पक्ष की बात करेंगे तो समाज में एक ऐसा सुधार और ऐसी प्रेरणा देने का काम कैसे करेंगे, इसको आगे बढ़ाने का काम कैसे करेंगे? फिर तो बात हुई ना कि सिर्फ अपनों को देखो। ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र के लोग, हलके के लोग, समाज के लोग, पूरे जिले के और प्रदेश के लोग तभी अपने बनते हैं जब हम उनके साथ आम जन भावना को आगे बढ़ाने का काम करें। सही बात है। तभी जाके एक विश्वास पैदा होता है, एक नेतृत्व उभरता है और राजनीतिक व्यक्ति की उस कार्यशैली को सराहने का काम करते हैं। इधर जी आप एक बात देखें, आज समाज में हर लोग पढ़े लिखे हैं, आज सोशल मीडिया का युग है जी। आप कहीं बोलते हो तो पूरे विश्व में सुनता है, आज कोई बात छुपती नहीं है। नहीं सर। और जो आप बोलते हो हर व्यक्ति आकलन करता है कि ये कितना गहराई से बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है और कितना बनावटी बोल रहा है। बिल्कुल, हर व्यक्ति उस चीज का आकलन करता है और इस आकलन में जिसके काम में जुनून है, जिसके काम में सच्चाई है और जिसके काम में समाज के प्रति समर्पण है, उसको सराहना जरूर मिलती है और वो मुकाम भी मिलता है जिसके लिए वो डिजर्व करता है। कई जगह आपने सक्सेस ली, मैंने कई बार आपका इंटरव्यू किया, कई बार आपकी बाइट्स ली, माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तब भी, हमारे प्यारे विधायक सुभाष सुधा जी उनके साथ भी मैंने कई बार आपसे बाइट ली, कई बार आपका इंटरव्यू किया। एक वो छवि नहीं दिखाई दी जिसमें घमंड कहते हैं यार मैं तो एक बिजनेस तय करूं, जबकि गुड़गांव की बात करें या दिल्ली की बात करें या चंडीगढ़ की बात करें, अच्छी अच्छी सिटीज में आपके परमात्मा ने आपको बख्शिश दी है बिजनेस की, अच्छी लेवल पे एक राजनीति चल रही है, वो चीज नहीं दिखा। मतलब घमंड नहीं किस चीज का, ऐसा मतलब क्या बचपन से या ब्लड लाइन कह सकते हैं या आप डाउन टू अर्थ हैं, ये क्या? देखिए मैं एक कार्य करता हूँ जी। हमारे नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी। हमारे नेता हैं माननीय सुभाष सुधा जी, पूर्व राज्य मंत्री जी। उन्होंने मुझे अपना छोटा भाई मानकर आगे बढ़ाने का काम किया है जी। और राजनीतिक क्षेत्र में शोषण तो हुआ है लेकिन अधिकार पहली बार भारतीय जनता पार्टी में मिला है। इन दोनों भाइयों ने, सुभाष सुधा जी ने जब हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने का काम किया तो निश्चित तौर पर उस पद तक ले जाने का काम किया जो वादा किया था। माननीय नायब सैनी जी हमारे जब सांसद हुआ करते थे, आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, आज पूरा प्रदेश उनसे प्यार करता है क्योंकि उनका दिल बड़ा है। उन्होंने माननीय पूर्व राज्य मंत्री जी के साथ मिलकर दोनों की जोड़ी ने इस भाई को बढ़ाने का काम किया और मैं जो जिम्मेवारी लेकर उनके नेतृत्व में चल रहा हूं, निश्चित तौर पर उसको बढ़ाने का काम करूंगा, कम करने का काम नहीं करूंगा। सदा कार्यकर्ता बनकर पार्टी के हर आदेश को, नेताओं के हर आदेश को मानकर समाज का जो भला हो, समाज में जो सरकार की नीतियों का भला हो, उसको बढ़ाने का और सबको साथ लेकर चलने का और अपने कार्य को ईमानदारी से करने का हर वक्त प्रयास करूंगा। जब तक जान है तब तक ये प्रण रहेगा। विधायक रहे, पूर्व विधायक रहे और पूर्व मंत्री रहे हैं, बड़े भाई का आपका शायद मतलब आशीर्वाद है, तो उनकी तरफ से भी कभी ऐसा लगा हो भी नहीं कोई बात नहीं, उन्हें परवाह नहीं करनी, निडर होके आगे चल, हम तेरे साथ हैं, उनकी तरफ से कैसा आशीर्वाद? बिल्कुल, एक समय आया जब इलेक्शन हमने फाइट किया तो मेरे इलेक्शन में तो माननीय नायब जी भी और माननीय सुभाष सुधा जी भी, दोनों ने कमान संभाली हुई थी। साहिल सुधा छोटा भाई, उसने भी पूरी जोर तरीके से साथ दिया, साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला। लेकिन जब इलेक्शन जीतने के बाद पद की बात आई तो वो डट कर खड़े रहे और डट कर इस पद पर बनाने का काम किया। उस वक्त माननीय सुधा जी ने एक बात कही थी कि घबराना नहीं है, साथ खड़े हैं, लड़ाई पूरी लड़ेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी ने और माननीय सुभाष सुधा जी ने और मेरे साथ
साहिल जी ने जो कंधे से कंधा मिलाकर वो लड़ाई लड़ने का काम किया, वो मुझे याद है। फतेह। और उसमें कामयाबी लेकर जब हम आए, उनका जो आशीर्वाद, उनके अंदर जो जोश और उनके अंदर जो प्यार था, वो आज भी दिल और दिमाग में सम्मान के लायक है। वैसे जनता चाहती भी थी, दिखा दिया था कहीं ना कहीं, हमने भी पत्रकारी की इस समय, तो दिखा दिया था जनता ने भी, हाँ डीपी चौधरी से प्यार है और डीपी चौधरी की ईमानदार शख्स है, और कहीं ना कहीं देखा। देखिए रविंद्र जी, आप जबकि सीट भी रिजर्व हो गई थी। उस दौर को आप समझते हैं कि वो इलेक्शन का दौर कैसा था? कैसा था? जब पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, किसान आंदोलन के समय पार्टी सिंबल देकर, टिकट देकर मुझे लड़ाने का काम किया। बहुत से लोग घबरा रहे थे, लेकिन मैं नहीं घबराया, क्योंकि मेरा सौभाग्य था कि मुझे कमल का फूल वो सिंबल मिला है जिस पे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत कर आए हैं, जिस पे देश के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी जीत कर आए हैं, जिस पे माननीय अमित शाह जी जीत कर आए हैं, माननीय राजनाथ जी जीत कर आए हैं, माननीय गडकरी जी जीत कर आए हैं, और हमारे हरियाणा के लाडले नायब मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जीत कर आए हैं, माननीय विकास पुरुष जो व्यवस्था परिवर्तन माननीय मनोहर लाल जी जीत कर आए हैं। उस पर मुझे सिंबल पर चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और पूरे कुरुक्षेत्र में उस समय में सबसे ज्यादा वोटें लेकर आपके इस भाई को क्षेत्र के सभी साथियों ने, सभी भाइयों ने, बहनों ने, माताओं ने पूरा पुरजोर आशीर्वाद देकर जिताने का काम किया। और उसी का परिणाम है कि पार्टी ने भी और मेरे नेताओं ने भी मुझे वो सम्मान देने का काम किया। कुछ बातें बिजनेस के लिए, घर चलाने के लिए, ठीक है, सेवा के लिए राजनीति आपको मिली, आपने सेवा निभाई और निभा रहे हैं, और परमात्मा करे आगे भी निभाते रहे। बिजनेस की अगर बात करूं, किस सन में बिजनेस की शुरुआत की थी? क्या सुनने में आया था कि बिजनेस में पहली बार सफलता नहीं मिली, तो वो दौर स्ट्रगल का कैसा था? देखिए 2001 में मैंने गांव से आकर जब व्यापार करना शुरू किया, तो निश्चित तौर पर इतनी समझ नहीं थी। किसान का बेटा था, कोई डॉक्टर या इंजीनियर तो था नहीं, तो झटके लगे, नुकसान हुए, लेकिन मैं खड़ा रहा। तो धीरे धीरे फिर एक समय आया कि 2003 में मेरी शादी हुई, और शादी होने के बाद फिर बिजनेस में, व्यापार में स्टेबिलिटी आई, और स्टेबिलिटी आई, फिर धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा, और नियत के साथ मैंने काम किया। कुछ झटके लगे 2006-07 में। हमने जो स्टडी वीज़ा का काम किया, एक कंसल्टेंसी अच्छी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की देने का काम किया, तो कुछ बच्चों की फीस इटली में एक कॉलेज ने न देने का काम कर दिया, और उनके वीज़ा नहीं हुए। तो उन सभी 14-15 बच्चों के फीस 70-80 लाख रुपए मैंने अपनी जेब से देने का काम किया, क्योंकि मैं जानता था कि किसान के बच्चे कहाँ से पैसे लेकर आते हैं। वैसे फिर लाइबिलिटीज भी आ गई होंगी, अगर 70 लाख बिल्कुल, उस समय तो था नहीं आपके पास। देखिए मेरे पास था नहीं, और कुछ मैंने प्लॉट भी सेल किए, लेकिन समाज में अपना व्यवहार बनाने के लिए मैंने हर व्यक्ति का पैसा दिया। लेकिन वो समय भी आया जब मैंने एक अच्छी प्राथमिकता के साथ काफी बच्चों को विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए अच्छे कॉलेजों में भेजने का काम किया, रिश्तेदारों को और उनकी मदद करने का भी काम किया। वो समय भी आया। और फिर मैं 2010 में रियल स्टेट में जब आया, तो रियल स्टेट में आके किसान का बेटा हूँ, इस जमीन ने एक अच्छा सहयोग दिया, तो उससे बढ़ता चला गया, और आपके सहयोग से आज एक रोजी रोटी का काम ठीक कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि दूसरे की जेब की तरफ न देख के आपको अपना व्यापार, अपना काम, अपने खर्च समय करने पड़ेंगे। वैसे उस समय हार नहीं महसूस हुई भी? इतना बड़ा 80 लाख का घाटा उस समय में, और आदमी कहते हैं ना टूट के बैठ जाता है, मतलब गिर जाता है जमीन पर, बैठना भी नहीं, गिर जाता है। देखियो, मैंने एक चीज सीखी है। एक बार एक फसल लगती थी पूसा बासमती, ठीक है, और वो हमारी सारी खराब हो चुकी थी, बिल्कुल एक बीमारी थी, वो उसमें आ गई, वो बिल्कुल खत्म हो गई। और मेरे पिताजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक ही फसल खराब हुई है, आगे फिर करेंगे। तो वो किसान के बच्चों को जो परिवार से वो धारणा मिलती है, जो वो संस्कार मिलते हैं, कोई बात नहीं अगली बार फिर, क्योंकि हर 6 महीने में वो फसलें लगती हैं।
कभी अच्छी होती है तो कभी नुकसान हो जाता है, लेकिन किसान कभी हिम्मत नहीं हारता। नहीं आता। तो वहां से सीखकर हमने एक ही बात सीखी है कि ईमानदारी से अपने जज्बे के साथ आप काम करते रहो तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी मिलेगी। समझ गया बस। एक बार करने से नहीं मिलेगी तो बार बार करने से मिलेगी। कह सकते हैं कि जहां से कुछ गुमा है वहीं से मिलेगा, वहीं से मिलेगा, है ना। मतलब गुमा मेरा दिल्ली में और मैं चंडीगढ़ जाकर ढूंढूं। रविंद्र जी एक बात बताओ, कामयाबी बनी किसके लिए है? संघर्षशील व्यक्ति के लिए, जो जज्बे के साथ आगे बढ़ता है, सही है सर। जो पूरे जुनून के साथ शिद्दत के साथ काम करता है, तो उसको निश्चित तौर पर कामयाबी मिलती है। जैसे कहते हैं ना कि जहां से जो गुमा है वहीं से मिलता है। और मेरी चीज गुमी चंडीगढ़ में और मैं जाके दिल्ली ढूंढ रहा हूँ। तो जिससे 80 लाख का घाटा पड़ा जिस बिजनेस से, आपने उस बिजनेस को नहीं छोड़ा, टूटे नहीं, परेशानी आई, लेकिन उसको आपने सहेज के चले और आज कामयाबी मिली। बिल्कुल। रियल एस्टेट की बात करते हैं। रियल एस्टेट में परमात्मा के आशीर्वाद से कई शहरों में आपकी जो है अच्छा इस भूमि ने आपको आशीर्वाद दिया है। उस लाइन में कैसे शुरुआत हुई, किसने मतलब दिया कि आपने सुझाव कि आप रियल एस्टेट का काम करो? देखिए, जब एब्रॉड एजुकेशन में जो नुकसान हुआ और उस नुकसान के बाद मैंने भरपाई करके आगे बढ़ने का काम किया, तो जाहिर है कि कुछ टाइम के लिए उस बिजनेस में बड़ा डाउनफॉल आया। तो जब एक मेहनती आदमी होता है और मेहनत से पैसे कमाने के लिए वो घर से निकलता है, तो वो सोचता है कि मैं सिर्फ एक चीज के भरोसे नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा परिवार और मेरे खर्चे उतने हो चुके हैं और मेरे से जो उम्मीदें समाज को हैं वो कम नहीं हो सकती। सही बात है। तो मुझे और दौड़ना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा ताकि ये सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चले। तो मैंने फिर प्रॉपर्टी में काम करना शुरू किया और कुरुक्षेत्र में आपको पता है कि प्रॉपर्टी का काम एक वरदान का रूप है जी, कि यहाँ जिसने किया, मुझे नहीं लगता कि किसी ने नुकसान खाया। हर व्यक्ति ने एक अच्छे सम्मान के साथ काम किया और अच्छे एक सम्मान के साथ व्यापार को बढ़ाया है। शर्त है वो ईमानदार हो और मेहनत से काम करता और उसकी नीयत ठीक हो, क्योंकि व्यावहारिक आदमी मुझे नहीं लगता कि कभी नुकसान खाएगा। एक ठहराव जरूर आ सकता है, लेकिन उसकी कामयाबी में रुकावट नहीं हो सकती। तो मैंने रियल एस्टेट का काम करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे प्लॉटिंग, कमर्शियल, मकान बनाना, दुकान बनाना, तो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और आज मैं गुड़गांव में भी रियल एस्टेट का एक बड़ी कंपनियों के साथ मेरी कंपनी एज ए चैनल पार्टनर काम कर रही है जी। जैसे गोदरेज हो गया, व्हाइटलैंड हो गया, गंगा रियल्टी हो गया, DLF हो गया, सिग्नेचर ग्लोबल हो गया, M3M हो गया, नवराज बिल्डर हो गया। तो काफ़ी ऐसे बिल्डर्स के साथ भी हम एज ए चैनल पार्टनर काम कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में एज ए डेवलपर मैं काम कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर हमने समाज में साफ सुथरा काम किया है और आगे भी साफ सुथरा काम करते रहेंगे, जिससे कि अपने व्यापार को और अपने सर्कल को बढ़ाने का काम कर। मतलब परमात्मा ने आपको एक जीता जागता उदाहरण बनाया है कि ईमानदारी से चलते रहिए, सक्सेस जरूर मिलेगी। बिल्कुल। देखिए, आजकल जो क्रेज आया है कि इजी मनी या शॉर्टकट रास्ते से कामयाबी लेना, मेरा एक मानना है कि समय लगेगा, चीज बनेगी। किसी भी चीज को बनने में टाइम लगता है और जब वो बनती है तो वो लाजवाब बनती है। आप दुनिया की नायाब चीजें देखिए, वो एक दिन में नहीं बनी, उसको समय लगा। उसके निर्माण में जो समय लगना है वो लगना है। अगर आपके अंदर धैर्य, पेशेंस, इस तरह के जिन्स हैं, तो निश्चित तौर पर आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो इंद्र जी, पैसा साथ नहीं जाता, व्यवहार साथ जाता है। सही है। और व्यवहार आदमी का ठीक है तो लोग प्यार करेंगे, लोग प्यार करेंगे, आशीर्वाद देंगे, और परमात्मा के उस आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि वो बढ़ने का काम करेगा। तो ये वैसा राजनीति हो गई, आपका बिजनेस जो है वो आपने शेयर किया। समाज सेवा की बात करते हैं। समाज सेवा में कई दिन ऐसे भी आते हैं कि आप एक तरह से देखा जाए, बड़ी छोटी सी बात है, कई वीडियोस में आप खाना खा रहे हैं, बाहर एक दस्तक होती है और एक फकीर जो है बाहर खड़ा है और आप लोग खुद कई बार अपने हाथ का मुंह का निवाला निकाल के दे देते हैं। ऐसा कभी वक्त आया कि अपने ही कोई बहुत खास दोस्त थे जिनको नीड थी और उनके साथ आपने स्टैंड किया? ये बड़ा ही नहीं है, आप बेशक गोल करके बता दें, क्लियरली ना नाम लें। जीवन में, खासकर मेरे जीवन में, ऐसे ही समय चलते रहते हैं।
कि कोई ना कोई साथी, कोई ना कोई अपना, उसकी मदद, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत कुछ मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जितना हूँ फिर भी उससे बढ़ के मदद करने का काम करता हूँ। परमात्मा का जो वरदान है मेरे ऊपर कि धन या माया मेरे पास टिकती नहीं, मेरी जेब में रुकती नहीं। ठीक है भैया। अगर कोई मांगने आ गया तो निश्चित तौर पर आपसे लेकर भी उसको दे दूंगा, क्योंकि इसके पीछे एक सबसे बड़ी धारणा जो समझने की है, वो आपके पास आया है तो उम्मीद करके आया है जी। उम्मीद है कि उसको यहां से तेरा काम चलेगा, और उम्मीद से बंधा हुआ हर काम है। इसलिए किसी का जितना आप भला कर सके, जितना आप ज्यादा से ज्यादा समाज में लोगों को बढ़ा सके, सहयोग कर सके, वो आपके आचरण में होना चाहिए। कुछ ऐसे पल जो याद आए हों जब किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और आपने कहीं ना कहीं स्टैंड भी किया, बशर्ते उसकी ज़रूरत जो है वो जेन्युइन होनी चाहिए। तो ऐसे बीज को याद है, ऐसे पौध को याद है जो आज वृक्ष बन चुका है और वो आप भी आपके पैर छूता है और कहता है नहीं डीपी जी आपने मेरा साथ दिया था और आज मेरे बच्चे यहाँ तक पहुंच गए हैं, और ऐसा कुछ? देखो, मेरे गांव से लेके विदेशों तक ऐसी बहुत सी गाथाएं हैं, लेकिन मैं कैमरे पे नहीं बोल सकते, वो जरूरी है। मेरा जो सर्कल है, मेरे जो दोस्त हैं, मुझे मदद भी करते हैं और मैं उनके लिए सदा खड़ा भी रहता हूँ, मैं उनकी मदद भी करता हूँ। मेरी एक ही सोच रहती है कि कोई आए वो खाली हाथ ना जाए, मैं उसके सहयोग में उसको मदद करूं और उसकी कामयाबी में उसके साथ कंधे से कंधा। कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो स्वार्थ पूरा करके उसके बाद आपको ठेस लगी हो, यार तूने दोस्त ठीक नहीं किया, और आपके मन में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन दोस्ती जाने का दुख आपको लगा, ऐसा कुछ? देखिए साहब, जीवन है, कोई फिल्म तो है नहीं कि अच्छी अच्छी चलेगी। सही है। जीवन में ऐसे लोग भी आते हैं जो ठेस भी पहुंचाते हैं, नुकसान भी कर जाते हैं, और बाद में पछतावा भी होता है, दुख भी होता है कि ऐसा क्यों किया, लेकिन अपने आचरण से कैसे बदले। धन संपत्ति जाने का दुख हुआ या दोस्ती जाने का दुख हुआ? विश्वास जाने का दुख हुआ, विश्वास टूटने का दुख हुआ। सही है। देखो, धन संपत्ति तो जिसके जितने भाग्य में वो फिर आ जाएगी, हम मेहनती लोग हैं, फिर कमा लेंगे। धन संपत्ति बड़े बड़े धनाढ्य लोगों की कभी ना रही है ना रहेगी, वो जितना सर्कुलेट होगी उतना बनाएगी। सही है। उतना बढ़ेगी, कभी रुकेगी नहीं। आप देखिए, पहले कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे देश में, आज नए नए परिवार उभर कर आए हैं जो उनसे ऊपर चले गए। आज नए नए बच्चे टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़े बड़े पैकेज ले रहे हैं। सही है सर। आज कौन क्या करिश्मा कर दे, ये उसके टैलेंट के ऊपर निर्भर करता है और उसकी कार्यशैली पर निर्भर करता है। जल्दी सक्सेस और धन किसी का नहीं रहा है। सही है सर। समय के साथ हर चीज बदली है। धर्मपत्नी जी का कैसा साथ रहा समाज सेवा में? सबसे आप तो निपुण हैं, तो घर से कभी खिंचाव नहीं क्या कर रहे हो आप, कैसा कर रहे हो? धर्मपत्नी का जो है वो बच्चों के लिए सोच के चलती हैं। देखिए, मेरे जीवन में मेरी धर्मपत्नी, मेरी माता, मेरे भाई, पूरे परिवार ने सपोर्ट किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसको क्या दे रहा हूँ, बल्कि कई बार मैं बाहर या अंदर होता हूँ तो बताते हैं कि वो आया था। सपोर्ट करने का काम करते हैं। ऐसा मतलब मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसा परिवार मुझे मिला है जो मेरे हर काम में सपोर्ट करने का काम करता है। बेटा और बिटिया कैसे कहने में है? क्या बेटा कनाडा में स्टडी कर रहा है जी, और बिटिया मेरे पास है जी, वो 9th क्लास में स्टडी कर रही है जी। दोनों बच्चे परमात्मा की मेहरबानी से बिल्कुल ठीक है। एक मैसेज देना चाहेंगे जनता के लिए कि अगर आप ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो जो आपकी औलाद है या आपका परिवार है वो भगवान के आशीर्वाद के रूप में मिलती है, क्या बताएं? देखिए, मैं तो सभी साथियों से, सम्मानित वासियों से एक ही बात कहूंगा कि आप अपनी ईमानदारी से, मेहनत से और निष्ठा से काम करें और उस काम में पूरा जी जान लगाकर काम करने का प्रयास करें, तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी मिलेगी। हरा भरा परिवार मिलेगा, हरा भरा समाज मिलेगा और हर क्षेत्र में आपको चाहने वाले लोग मिलेंगे। किसी छोटी बात से या किसी चीज से डिमोरलाइज होकर पीछे न हटे, क्योंकि निश्चित तौर पर आप संघर्ष के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो कामयाबी आपकी ही होगी। और हम सब की जिम्मेवारी है समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने भाईचारे के प्रति और अपने परिवार के प्रति कि हम हर काम को
शिद्दत से करें, सबका सम्मान करें, सबके साथ सहयोग करने के साथ साथ अपने देश और प्रदेश को बढ़ाने का भी काम करें। क्या बात। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही अच्छा लगा भाई साहब से बात करके। और अगर देखा जाए तो वो मैसेजेस आवाम के लिए, जनता के लिए, जो इनको हर रूप में देखती है, बहुत ही अच्छी बात है भाई साहब ने कही। इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस पॉडकास्ट को शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत लोग जो टूट जाते हैं, बिजनेस जो है एक लाइफ जो है एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक, जिसे कहते हैं कि जरिया होता है। और आप कृपया करके आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आपको एक बूस्टिंग मिले और ईमानदारी से जी करके आप हर स्ट्रगल को जो है सक्सेस का रूप दे सकते हैं। तो अरविंदर सिंह के साथ देख रहे हैं द जीवनी शो में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया शेयर करिएगा